दीपेश बरगले, चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा देते हैं। भिलाई से मिल रही है, स्टील प्लांट में बड़ा हादसा टल गया है। SMS 3 में यह बड़ा हादसा हुआ है। लेडल फर्नेस एरिया में यह हादसा पूरा बताया जा रहा है। लेडल थ्रू होने की वजह से 180 टन स्टील बह गया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको दे रखे हैं। लेडल कार और उससे जुड़े हुए केबल जल चुके हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थिति को नियंत्रण किया है। बड़ा हादसा यहां पर होते होते बचा है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है। तो भिलाई स्टील प्लांट में ये बड़ा हादसा हुआ है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, कैसे अचानक ये हादसा हो गया? चाहूंगा कि ये SMS 3 हॉट मेटल को कंपोजिशन के बाद स्टील को रीहीटिंग की प्रक्रिया की जा रही थी। उसी दौरान लेडल पंचर हो गया और उसमें बड़ा जो स्टील वो बहने लगा। सूचना मिलते ही तत्काल वहां पर दमकल कर्मी पहुंचे हैं और स्थिति को नियंत्रण में किया। तो इस तरह से लेडल कार और उससे जुड़े जितने भी केबल थे वो जल चुके थे। लेकिन राहत की बात ये रही दीपेश की इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि यदि इससे कोई इतना भारी ये होता है, इतना गर्म होता है ये कि इसमें बहुत बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन दीपेश से गनीमत ये रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। मिथिलेश, नुकसान लगभग कितना हुआ होगा? लेडल हुआ है जी दीपेश, नुकसान लगभग कितना हुआ होगा? देखिए, नुकसान का तो अभी की जा रही है, जांच की जा रही है, लेकिन भारी नुकसान की संभावना जताई जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर काफी कीमती वहां पर केबल होते हैं वो जल चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लाखों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अभी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन बस ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लाखों का नुकसान हुआ होगा। तो फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की जा रही है दीपेश, और जांच के बाद में ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ और कितना इसमें नुकसान हुआ है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त बिलासपुर से आपको बता देते हैं, जहां पर बीमार बारहसिंगा की मौत हो गई है। कानन पिंडारी जू में बारहसिंगा की मौत हुई है। बारहसिंगा को बचाने में जू प्रशासन नाकाम साबित हुआ है। लगातार वन्य जीवों की मौत हो रही है और उसके बाद भी लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। वन्य जीवों की मौत पर प्रशासन भी मौन साधे हुए है, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रखे हैं कि इस तरह से वन्य जीवों की मौत आखिर कब तक होती रहेगी। एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। शोपियां में 5 आतंकियों को मार गिराया गया है। पंपोर एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। 2 अलग अलग एनकाउंटर में 8 आतंकी ढेर हुए हैं। जनवरी से अब तक अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षा बल कामयाब हो चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रखे हैं। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 आतंकी ढेर हो गए हैं। 13 दिन में 24 टेररिस्ट मारे गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे गए। अवंतीपोरा में मेज पंपोर में मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 8 आतंकी ढेर हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर के पंपोर और शोपिया में गुरुवार सुबह भारतीय सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ हुई थी और अब तक 8 आतंकियों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। शोपिया में 5 जबकि पंपोर में 3 आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों ने सफलता हासिल की है। तो एक तरफ यहां पर ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, तो दूसरी तरफ चीन के साथ जिस तरह से मतभेद उभर कर सामने आए हैं, उसके बाद चीन विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें राजनीतिक दलों के अध्यक्ष शामिल होंगे। इस बैठक में चीन को लेकर जारी विवाद और मौजूदा हालात पर चर्चा की जाएगी। बैठक शाम 5 बजे वर्चुअल तरीके से होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत कई दिग्गज नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सर्वदलीय बैठक से पहले सभी प्रमुख पार्टियों के अध्यक्षों से फोन पर बातचीत की और चर्चा की। इस बैठक में कुल 17 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण बैठक आज मानी जा रही है और इस बैठक में तमाम राजनीतिक दल मौजूदा हालात पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें इन राजनीतिक दलों की स्ट्रेटेजी भी समझ में आएगी कि आखिर वो इस मसले को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं और क्या प्रतिक्रिया देना पसंद करेंगे।
और चलिए वापस लौटते हैं राज्यसभा के रण पर। विधानसभा में वोटिंग लगातार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मतदान कर दिया है। विधायकों के द्वारा इस वक्त मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि 11 बजे तक 142 वोट पड़ चुके थे। 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसका परिणाम भी लगभग तय माना जा रहा है। अगर कोई चमत्कारिक परिवर्तन हो जाए, कोई राजनीतिक उठापटक हो जाए तो एक बात अलग है, अन्यथा ये परिणाम भी स्पष्ट तौर पर माने जा रखे हैं कि 2 सीट बीजेपी के खाते में जा रखी है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में। आपको यह भी बता दें कि जिस तरह का राजनीतिक बदलाव मध्य प्रदेश में देखने को मिला था, राज्यसभा की सीट को लेकर कांग्रेस खेमे में दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जिस तरह की स्थितियां जगजाहिर हुई थी, उसके बाद अब जो राज्यसभा चुनाव देखने को मिल रहा है वो थोड़े परिवर्तन के साथ है। यह परिवर्तन इस लिहाज से है कि उस वक्त सत्ता में कांग्रेस थी और इस वक्त सत्ता में बीजेपी है। उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के खेमे में हैं और उसके साथ अब वो राज्यसभा के लिए तय माने जा रखे हैं। आपको यह भी बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह की सीट लगभग फाइनल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सीट का डिफरेंस है, वो है कांग्रेस के फूल सिंह बरैया, जो अभी चुनाव मैदान में तो है, लेकिन उन्हें उतने वोट हासिल नहीं हो पा रखे हैं जितने राज्यसभा के लिए होने चाहिए। यही वजह है कि थोड़ी नाराजगी भी कहीं कहीं देखने को मिल रही है। तो राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मतदान कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। कमलनाथ के निवास पर अभी 38 विधायक मौजूद हैं। कुछ ही देर में विधायकों के लिए यहां पर बस पहुंचने वाली है और उस बस से ये तमाम विधायक विधानसभा पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी भी मतदान करने के लिए पहुंचने वाले हैं। 1:30 बजे उनके मतदान करने पहुंचने का समय बताया जा रहा है। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में पीपी किट पहनकर वे मतदान करने के लिए पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है जब तमाम विधायकों के सभी माननीयों के मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद अंतिम मतदान कुणाल चौधरी का होगा। आपको यह जानकारी दे दें, क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, इस वजह से उनका इलाज चल रहा है। हालांकि उनके वोट डालने पर संशय की स्थिति थी, लेकिन पहले ही ये स्पष्ट हो चुका है कि वो तमाम एहतियात बरतकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब फिर वो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल पीपी किट पहनकर करने के लिए पहुंचने वाले हैं। इससे इतर जो तस्वीर हमने आपको पहले दिखाई थी, तमाम 54 विधायक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में विधानसभा पहुंचे थे। कांग्रेस के विधायकों का जिक्र कर रखे हैं और उनके पहुंचने के बाद जो बाकी बचे हुए विधायक थे वो भी अब वहां से रवाना होंगे और उसके बाद अंत में कुणाल चौधरी पहुंचेंगे। कोरोना संक्रमित विधायक की वोटिंग पर बीजेपी को आपत्ति है, यह भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सदन में आने की खबर पर भाजपा की आपत्ति निकलकर सामने आ रही है। कुणाल चौधरी कोरोना पॉजिटिव में, पीपी किट में वो मतदान करने 1:30 बजे पहुंचने वाले हैं। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में वो पहुंचेंगे और इसको लेकर बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने आपत्ति दर्ज कराई है। ट्वीट पर वोटिंग करने पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तो ट्वीट कर उन्होंने सवाल उठाए हैं और जिस तरह से वो कोरोना संक्रमित है, उसके बाद जब वो सदन में वोटिंग करने के लिए पहुंचने वाले हैं तो फिर बीजेपी की तरफ से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं लगातार। हालांकि ये बहुत पहले से तय था कि कुणाल चौधरी पीपी किट पहनकर पहुंचने वाले हैं, तब फिर आज इस वक्त बीजेपी की तरफ से ये ट्वीट किया गया। इस पर भी कहीं ना कहीं अब चर्चा शुरू होगी, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। अपडेट आपको दे देते हैं कि कुणाल चौधरी जब 1:30 बजे सदन में पहुंचने वाले हैं, परिसर में पहुंचने वाले हैं, विधानसभा सेंट्रल हॉल में पहुंचने वाले हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पीपी किट पहनकर, तब फिर उस पर बीजेपी आपत्ति दर्ज करा रही है। ट्विटर पर ट्वीट कर बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से ये सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिर कोई संक्रमित कैसे वहां पर
मतदान करने के लिए पहुंच सकता है। ये तमाम तरह की चीजें भी निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं, रण ब्रेकिंग इस वक्त अब आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी अब सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी हर मुद्दे को भांपती हुई और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रही है। किसी भी मुद्दे को बीजेपी हाथ से जाने नहीं देना चाहती है, चाहे वो फूल सिंह बरैया के द्वितीय वरीयता में शामिल होने का जिक्र हो या फिर अब कुणाल चौधरी के वोटिंग करने जाने का मसला हो। इन तमाम मसलों को लेकर जितनी भी तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं वो बीजेपी लगातार देती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। ट्वीट किया है लोकेंद्र पाराशर ने, उन्होंने लिखा है कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान करने विधानसभा पहुंच रखे हैं। कोरोना संक्रमित होने के बावजूद यह कैसे संभव है, क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाया है और एक नहीं 2 क्वेश्चन मार्क लगाए हैं। यानी वो बड़ा सवाल खड़ा करने की यहां पर कोशिश कर रखे हैं और उसे दिखाते हुए भी नजर आ रखे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। अब चर्चा और तेज होगी। सवाल अगर बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर लोकेंद्र पाराशर ने खड़ा किया है ट्वीट कर, हालांकि उन्होंने ये सवाल दागा है, तो अब देखना होगा इस पर प्रतिक्रियाएं किस तरह की निकलकर सामने आ रही है। अधिकारियों को अगर उन्होंने पॉइंट आउट किया है तो फिर अधिकारियों की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या जवाब दिया जाता है। लेकिन आपको ये बता दें इस पूरे मसले को लेकर पहले ही स्पष्ट हो चुका था कि कुणाल चौधरी तमाम तरह के एहतियात बरत कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जा सकते हैं और वो आज यही करते हुए नजर भी आने वाले हैं। अब देखना होगा कि तब तक तमाम विधायकों की तरफ से जो मतदान की प्रक्रिया है वो संपन्न हो पाती है या फिर उसमें थोड़ा बहुत कहीं समय लगेगा। और इस वक्त स्वयं कुणाल चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वास्थ्य कैसा, सबसे पहले तो ये बता दीजिए। स्वास्थ्य में सुधार है, अभी ठीक है स्वास्थ्य जी। कुणाल जी, आप पहुंचने वाले हैं आज मतदान करने के लिए? हाँ, मैं लगभग 1:30 बजे करीब जाऊंगा। जब तक सभी लोगों के लगभग वोट हो जाएगा उसका लगभग 1:30 बजे पहुंचने का मेरा उम्मीद है कि उनके बाद में सभी के बाद पहुंचूंगा। डॉक्टर्स की टीम भी आपके साथ रहेगी, पूरे एहतियात के साथ आप पहुंचने वाले? सारे एहतियात के साथ, पीपीई किट में, डॉक्टर्स की देखरेख में और सभी जो नियम कायदे, जो एमसीआई की गाइडलाइंस है, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, उनको पूरा करते हुए उसी के साथ में वहां पे जाऊंगा। कुणाल जी, इन परिस्थितियों में हालांकि ये सवाल मुझे करते हुए ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से आई है। लोकेंद्र जी ने एक ट्वीट किया है कि आखिर कोरोना संक्रमित मरीज कैसे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच सकते हैं, उस पर अगर आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहें तो। पहली बात, मुझे नहीं लगता कि लोकेंद्र पाराशर जी की खुद की ये लाइन है कि भारतीय जनता पार्टी की लाइन है। अगर देश में भारतीय जनता पार्टी की ये लाइन है तो कोरोना में भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक गुजरात में भी कोरोना संक्रमित है, महाराष्ट्र में भी कुछ विधायक हैं, तो इन्होंने क्या गाइडलाइन जारी करी है मुझे नहीं लगता। और चुनाव आयोग तय करता है, चुनाव आयोग के साथ सारे एहतियात के साथ, और जिस प्रकार का भाव होना चाहिए कि इस देश के लोकतांत्रिक चीजों के लिए, और ये संक्रमण किसी को भी हो सकता है, ये संक्रमण होना नहीं होना, क्योंकि जो कहीं फील्ड में जाएगा, लोगों के बीच में जाएगा तो उससे संक्रमण होता भी है। और मुझे भी जब मैं कोरोना में लोगों की मदद कर रहा था, लोगों के किसानों के, सबके साथ था, तो कहीं ना कहीं चपेट में आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप संक्रमण की चपेट में आ जाओ तो आप जीवन को जीना छोड़ दिया जाए या उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार करा जाए, ये अलोकतांत्रिक मूल्य, क्योंकि ये तो ना तो लोकतंत्र पे भरोसा रखते हैं, ये खरीद फरीद करके राज्यसभा की दूसरी सीट लाने की कोशिश में इन्होंने खरीद फरोख्त करी है, और साथ में ये संवेदना भी नहीं रखते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये क्या रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम इनने कभी पंच का चुनाव लड़ा है कि सरपंच का भी लड़ा है कि पार्षद भी रहे। तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों का मेरा दायित्व है, जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा दायित्व है कि कैसे मैं उन चीजों का निर्वहन करूं। और अगर, क्योंकि ये चुनाव आयोग ने व्यवस्था करी है कि जो कोरोना संक्रमित है उनके लिए गाइडलाइन जारी करी है बाकायदा, और चुनाव आयोग की गाइडलाइन के बाद ही मैं वहां जा रहा हूँ, वो सारे एहतियात के साथ जा रहा हूँ। और ये एक मेरा मैसेज भी है लोगों को कि संक्रमण हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, ईश्वर ना करे किसी को हो, पर हो तो उससे घबरा के, डर के, इस तरीके से नहीं, उनको संबल प्रदान करे, उनके साथ खड़े हो और संवेदना के बेहतर शब्द कहे। मैं पहले दिन भी कहा था कि जिस दिन सोशल डिस्टेंस शब्द उपयोग करा था कि सोशल टुगेदरनेस होना चाहिए, और
फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करो, पर ये उसी बात को लोगों के बीच में भावनात्मक दूरी लाना चाहते हैं। और ये तय करे भारतीय जनता पार्टी, अगर इनकी ये लाइन है तो गुजरात के इनके एमएलए हैं उनको ये मना कर सकते हैं। वहां पे देखते हैं गुजरात के एमएलए, तो मुझे जहां तक न्यूज है कि वो भी वहां पे वोट करने जा रहा है। पर जिस प्रकार का भाव है, सिर्फ हर चीज में संवेदनाओं की जगह जिस प्रकार के भाव है, मुझे नहीं लगता कि राजनीति में इस प्रकार के भाव होना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी ना इस देश के लोकतंत्र पे भरोसा करती है, ना इस देश के संविधान पे, ना संवेदनाओं के शब्द रखना चाहती है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सबने मुझे बात भी करी, ट्वीट भी करा प्रदेश के हमारे सभी लोगों ने। पर जिस प्रकार का भाव अगर बीजेपी का ये है तो तय करे बीजेपी। बिल्कुल। खैर, आज तो आप पीपी किट पहनकर विधानसभा परिसर पहुंचने वाले हैं, लेकिन जल्द स्वस्थ हों और फिर वापस से अपने उसी अंदाज में आप विधानसभा पहुंचें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। तो ये थे कुणाल चौधरी, जो अब से कुछ देर बाद तकरीबन 1:30 बजे के लगभग पीपी किट पहनकर और पूरे एहतियात के साथ, डॉक्टर्स की टीम के साथ, तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचने वाले हैं। चूंकि सवाल की लंबी फहरिस्त थी, उनसे कई सवाल हम कर सकते थे, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण हम उनसे ज़्यादा देर बात नहीं कर पाए। साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसको लेकर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब ठीक है, संवेदनाएं पहले प्रकट की गई और अब इस तरह के सवाल खड़े किए जा रखेंगे तो फिर बीजेपी तय करे कि आखिर करना क्या क्या और किस तरह की मानसिकता के साथ उतरना क्या। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया कि ये उनका व्यक्तिगत ट्वीट है या फिर उन्होंने बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया है, तो फिर ये भी स्पष्ट हो कि गुजरात में भी कुछ पॉजिटिव विधायक हैं, वो अगर पहुंच रखे हैं तो फिर सवाल उन पर भी खड़े होने चाहिए, सिर्फ मुझ पर ही क्यों। ये तमाम चीज़ें उन्होंने अपने इस हमारे इस सवाल के जवाब में उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कही है। लेकिन ये स्पष्ट है, उन्होंने तय कर रखा है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा भी कि तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए मैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए विधानसभा परिसर पहुंचने वाला हूं और वो 1:30 बजे पहुंचने भी वाले हैं। लगभग 1:30 बजे का समय उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने स्वयं के इस जवाब में ये भी कहा है कि जब तमाम माननीयों का मताधिकार का इस्तेमाल पूर्ण हो जाएगा, उनके मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, उसके बाद सबसे अंत में मैं पहुंचने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने 58 दिन में कुल 1,68,818 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। कंपनी ने ये रकम राइट्स इश्यू और टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो में हिस्सेदारी बेचकर जुटाए हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज घोषणा की कि रिलायंस ने दुनिया के टॉप वित्तीय निवेशकों से अपने डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म में प्राप्त रिकॉर्ड निवेश और मेगा शेयर बिक्री के जरिए मार्च 2021 से पहले नेट डेट फ्री यानी कि कर्ज मुक्त होने के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी और अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि शेयर धारकों से किया वादा पूरा हो गया है। हमने 31 मार्च 2021 के अपने तय कार्यक्रम से पहले रिलायंस नेट को कर्ज मुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्री के जियो प्लेटफॉर्म में कुल 11वें निवेश का ऐलान किया गया। बीते 9 सप्ताह में लगभग 10 निवेशकों के बाद सऊदी अरब की सॉवरेन वेल्थ फंड PIF 2.32% हिस्सेदारी के लिए जियो प्लेटफॉर्म में तकरीबन 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने 58 दिन में कुल 1,68,818 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं और तय वक्त से पहले कर्ज मुक्त भी हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 31 मार्च 2021 के अपने तय कार्यक्रम से पहले रिलायंस नेट को कर्ज मुक्त कर दिया गया है।
तो बीते 9 सप्ताह में लगातार 10 निवेशकों के बाद अब 11वें निवेशक के तौर पर सऊदी अरब की सॉवरेन वेल्थ एंड पीआईएफ 2.32% हिस्सेदारी के लिए जियो प्लेटफॉर्म में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। आपको यह भी बता दें कि कंपनी ने यह रकम राइट्स इशू और टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो में हिस्सेदारी बेचकर जुटाए। तो इसके तहत राज्यसभा चुनाव के रण की लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रखे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होंगे।